हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। इससे प्रीवियस वीडियो में पहले आपको मैं बता दूं, हम डिस्कस कर चुके हैं पर्यावरण प्रबंधन को। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ हमने डिस्कस किया। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ। अगर आपने वो वीडियो देखी है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। पर्यावरण प्रबंधन के अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ ये नहीं है कि पर्यावरण का प्रबंधन करना। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ ये है कि एक मानव समाज और पर्यावरण के बीच का तालमेल क्या है, ठीक है, उनके बीच के रिलेशन कैसे हैं। मानव समाज एक मानव निर्मित समाज है और पर्यावरण दोनों के बीच का जो तालमेल है उसी को हमने बोला पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ हम देख चुके हैं। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ पर्यावरण की गुणवत्ता से है कि पर्यावरण की गुणवत्ता कैसी है। एक स्वस्थ पर्यावरण ही, एक लाइन मैंने बोली थी कि एक जो स्वस्थ पर्यावरण होगा, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अगर पर्यावरण स्वस्थ होगा तभी समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा समाज किस पे डिपेंड है, पर्यावरण पर ही डिपेंड है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें हम देखेंगे नंबर 1 पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट नंबर पे। दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है और आता ही आता है, लगभग पेपर के अंदर पूछा जाता है, उसमें हम देखेंगे पर्यावरण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र। ये चीजें कि पर्यावरण प्रबंधन है कौन कौन से कार्यक्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। जो पर्यावरण है और उसके बीच में समस्याएं उठती रही हैं, ठीक है, समस्याओं का हल कैसे करना है, इसके बारे में तरह तरह के आंदोलन भी होते रहे। अब 1917 का दशक देखें, 1917 का जो दशक रहा है पर्यावरण प्रबंधन के बारे में, एक आंदोलन का दशक रहा है। अब जो पर्यावरण का प्रबंधन है, पर्यावरण से जूझ रही जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए लोगों ने तरह तरह के आंदोलन चलाकर उनकी पहल की थी। इसका एक एग्जाम्पल हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते थे, उसकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि 1970 का जो दशक रहा है पर्यावरण की समस्याओं से जूझने के लिए, लोगों ने अगर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किया है तो कुछ ही लोगों ने उसी पर्यावरण को खत्म करने का, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम भी किया था। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा आज का, पर्यावरण प्रबंधन का दायरा। तो उसी से रिलेटेड अगर हम टॉपिक देखें तो 1970 के दशक में लोगों ने तरह तरह के आंदोलन किए, पहल की, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम स्टार्ट की, जिसको हम बोल सकते हैं। तो 1968 में एक हरित शांति
आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? हरित शांति आंदोलन शुरू हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? कनाडा के वैंकूवर में। वैंकूवर में जब अमेरिका ने कहा कि अलास्का में नाभिकीय परीक्षण किया जाएगा, तो उसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो यह भी एक पर्यावरण को बचाने की ही मुहिम थी। और उसके अपोजिट 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा, ठीक है, दूसरा आंदोलन देखें तो हमारे इंडिया के अंदर उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट नाम का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। वहां के जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने पेड़ काटने की मोहलत दे दी। तो जंगलों में पेड़ जब काटने लगे, तो जंगल में जो एक बिश्नोई समाज, उसकी प्राथमिकता यहाँ पे मुख्यतः मानी जाती है। पेड़ों को बचाने के लिए तो उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने क्या किया? वो पूरे के पूरे जो पेड़ थे उनसे लिपट गए। उन्होंने कहा कि अगर पहले पेड़ को काटोगे, उससे पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो उन्होंने अहिंसक तरीके से पेड़ काटने का विरोध किया। तो वहां जो ठेकेदार था, ना तो पेड़ काट सका, ना ही किसी मनुष्य को हानि पहुंचा सका। तो इस तरीके से इस आंदोलन के थ्रू 1973 में उत्तराखंड में जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसके थ्रू इसका नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। पर्यावरण की रक्षा की, पर्यावरण की रक्षा की गई। तो धीरे धीरे जैसे ही पर्यावरण डेवलप होता गया, या पर्यावरण के क्षेत्र में हम बोल सकते हैं विज्ञान व पर्यावरण के क्षेत्र उन्नति, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे जैसे उन्नति आई है, मेनली विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति आई है, ठीक है, उसने हमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है, उससे हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति से। अब हमें लाभ क्या हुआ है? अगर विज्ञान के क्षेत्र में कोई उन्नति हुई है, तो पर्यावरण के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या लाभ हुआ है, तो उसको देखते हैं हम। तो विज्ञान ने क्या किया है? हमें जो सांख्यिकी है या फिर डेट है, उनको समझने में मदद की है। जितना भी डेटा है उसको समझने में भी हमारी मदद की है विज्ञान के क्षेत्र में। और ये किससे हुआ? ये हुआ कंप्यूटर का योगदान। इसके कारण, ये किसके कारण संभव हो सका? कंप्यूटर के योगदान के कारण ही संभव हो सका। अब कंप्यूटर का जो योगदान रहा, उसे हम पर्यावरण की जो प्रतिशतता है उसको नाप सकते हैं। प्रतिशत, कितने प्रतिशत पेड़ हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत पर्यावरण में, ठीक है, कितने प्रतिशत पर्यावरण में धूल कणों की मात्रा है। आज हम डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं ना, ये किसके कारण संभव है? एक कंप्यूटर के कारण ही संभव है। अलग अलग चौराहों पे अगर हम आज निकलते हैं तो वहां पे एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है जो पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताती है, नाइट्रोजन की बताती है, धूल कण की बताती है, ठीक है। जो पर्यावरण के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण या कम हो रहे प्रदूषण का डेटा हमें हर घंटे लगातार देती रहती है। तो उससे हमारे प्रति क्या बढ़ा है? हम अवेयर होते जा रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटर का जो योगदान है, हम बोल सकते हैं ये डेटा या कंप्यूटर का जो योगदान है हमें जागरूक करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। बहुत ही लाभ रहा है इसका। हर एक इंसान इच्छुक बन गया है
पर्यावरण के बारे में जानने के लिए। पहले जिस इंसान को पर्यावरण की कोई खबर नहीं रहती थी, आज वो इंसान भी पर्यावरण के बारे में जानने के लिए इच्छुक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सरकार है उसने जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है पर्यावरण के बारे में वो दिखाना स्टार्ट कर दिया पब्लिक को। ऐसा इसलिए संभव हो पाया। अब धीरे धीरे जैसा ये काम चल रहा है, ये पर्यावरण को लाभ भी दे रहा है, ठीक है, और इसके कारण जागरूकता भी बढ़ी है, ठीक है, जागरूकता भी बढ़ी है। मनुष्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जैसे ही कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति हुई है, जो कंप्यूटर की उन्नति है वही पर्यावरण के प्रति पर्यावरणीय उन्नति का काम कर रही है। कंप्यूटर की जो प्रति उन्नति है वो पर्यावरणीय उन्नति के प्रति काम कर रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि जो कंप्यूटर के प्रति उन्नति है वो हमें एग्जैक्ट डेटा देता है रीड करने के लिए। कंप्यूटर हमें क्या देता है? एक एग्जैक्ट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमें मिट्टी के बारे में जानकारी चाहिए, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहिए, तो कंप्यूटर ही एक ऐसा उपकरण है जिसके कारण हमें सटीक डेटा रीड मिल सकता है, ठीक है। ऐसा उपकरण कौन है? सिर्फ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाया है क्योंकि वो ही क्या करता है? सटीक डेटा को रीड करता है। अब जब कंप्यूटर पूरा सटीक डेटा को रीड करेगा तो हमें मिट्टी में उपलब्ध जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी भी हमें सटीक जानकारी मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है पर्यावरण के प्रति, कार्य बोल सकते हैं इसको। तो अब हम चलते हैं, जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही जनसंख्या जो ये अजैविक कारक है, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु, जितने भी अजैविक कारक हैं इनके ऊपर दबाव बना दिया है, इनके ऊपर दबाव बना दिया है। क्यों? क्योंकि बढ़ रही जनसंख्या के कारण औद्योगिकरण बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ा है। ये कार्य हुआ है हमारे पर्यावरण के अंदर। ये जो काम है बढ़ रही जनसंख्या के कारण हुआ है, और जिसके कारण जो मिट्टी है, जल है, वायु प्रदूषण है, इन कारकों पर दबाव बढ़ा है। इन कारकों पर अगर दबाव बढ़ा है तो इनके कारण ही औद्योगिक प्रदूषण एक मुख्य कारण रहा है। क्योंकि उद्योग के कारण ही हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियो है उनके अंदर हम देख चुके हैं कि एक उद्योग मिट्टी का प्रदूषण कैसे करता है, जल का प्रदूषण कैसे करता है, या फिर वायु का प्रदूषण कैसे करता है। इनके बारे में पूरी डिटेल सामग्री मैंने दी है आपको, 30-30 मिनट की वीडियो है, आप वहां पे उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण, इन कारकों पर दबाव किसके कारण बढ़ा है? मुख्यतः जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही बढ़ा है। तो इसके बारे में एक ये बात पूरी सटीक बैठती है कि जहां पर्यावरण ने मानव को औद्योगिकरण के
रास्ता दिया है, वहीं मानव ने क्या किया, पर्यावरण को प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया, पर्यावरण को प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये प्रदूषण है ये वैश्विक मुद्दा बन चुका है हमारे लिए। अगर हम प्रदूषण को देखें तो ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन चुका है। परंतु मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, इस वैश्विक मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आज अगर पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें जरूरत है कि उसका कम करने के लिए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें उपाय सोचने चाहिए, और सोचने ही नहीं चाहिए, करने भी चाहिए, लागू करने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि हमारा जीवन यापन भी कठिन हो जाएगा, जीवन बिल्कुल कठिन बन जाएगा। कठिनाई की तरफ जा रहे हैं, किसके कारण? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो इसको वैश्विक मुद्दा बनने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। वो अलग अलग प्रयास हैं, कैसे भी हो सकते हैं। कोई पेड़ लगाकर कर सकता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, सबके अलग अलग प्रयास हो सकते हैं। तो हम उसको वैश्विक मुद्दा बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है उस पे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था दायरा, ये हुआ खत्म। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, पर्यावरण प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। तो पहला अगर हम देखें, जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे पर्यावरण के अंदर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे हमें और भी जनसंख्या वृद्धि एवं, अरे भैया गलती पे गलती, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए भी पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता है। दूसरा जो इसका कार्यक्षेत्र रहेगा वो हो जाएगा, अब अलग अलग स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न जो प्रदूषक है उनका, प्रदूषकों का उपचार। अलग अलग प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं आज हमारे मानव समाज के कारण, अलग अलग जो प्रदूषक हैं उत्पन्न हो रहे हैं उनका उपचार करना। मेनली जो प्रदूषक कौन से रहेंगे? वायु, जल या फिर कोई ठोस प्रदूषक, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इनके क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। हवा, पानी या फिर मिट्टी में प्रदूषण का जो स्तर है उसको जांचने के लिए पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने किया कंप्यूटर, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो इस प्रदूषण को कम करके हम अपना नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि हवा, जल
ये जो नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, इनको बढ़ा लें हम, और जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रदूषणकारी स्रोत हैं उनको कम करना। तो एक ये भी इसका कार्यक्षेत्र रहेगा कि जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको कम करके जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लागू करना। जितने भी ठोस अपशिष्ट हैं उनको हम यूज करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके पुनः चक्रण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों का उपयोग करना पुनः चक्रण के माध्यम से। पुनः चक्रण हो सके, कोई भी ठोस अपशिष्ट है उसका दोबारा यूज किया जा सके, ऐसा काम करें। और क्या करता है पर्यावरण प्रबंधन? जितनी भी जैव विविधता है, संरक्षण करता है उनका। पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, जीव जंतु है, सबका संरक्षण करने का कार्य किसका है? पर्यावरण प्रबंधन का है। तो ये एक कार्य क्षेत्र रहेगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कार्य ये रहेगा कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर्यावरण प्रबंधन का सबसे अहम कार्य है। और ये स्टार्टिंग कर देते हैं स्कूल वर्क से। स्कूल में करते हैं ना, पर्यावरण के प्रबंधन के लिए तरह तरह के स्टेप उठाते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं, या खुले में कचरा डालने के लिए मनाही करते हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन छोटे से छोटा स्टेप जो मनुष्य जीवन में पर्यावरण को बचाने के लिए या उसको बचाने का प्रयासरत स्टेप हम बोल सकते हैं, तो वो भी क्या रहेगा? पर्यावरण प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी स्टेप रहेगा। अगर कोई मनुष्य छोटे से छोटा स्टेप कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो ये मानो कि वो मनुष्य पर्यावरण के प्रति जागरूक है। तो हमें भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा। अगर हमें आज हमारे पर्यावरण को बचाना है तो इसके लिए हमें पूर्णतः जागरूक बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं वो भी हमें देखने होंगे। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो सिर्फ इतने ही थी, पर्यावरण प्रबंधन का दायरा और पर्यावरण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र तक ही सीमित थी।